यह है सोशल साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 का पेपर जो रिलीज किया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने। हमने इसमें काफ़ी सवाल देख लिए हैं। यहाँ पर कंटेंट बेस्ड सवाल है, इसका मतलब यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया जाएगा या ये कहें कि सोर्स दिया जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है और इसी से क्वेश्चन आप यहाँ से इसके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, तो नेपोलियन की डिफीट 1815, यहाँ बात हुई है यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. अब conservatives जो थे वो चाहते थे कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी की सारी preserved रहे। एक चीज़ यहाँ से मिल गई। Most conservatives however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. तो revolution के पहले की जो चीज़ थी वो नहीं चाहते थे कि वो वापस आए। Rather, they realized that the changes initiated by Napoleon, that modernization could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy. तो जो नेपोलियन ने चीज़ें शुरू की थी उसी को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत काम किया। It could make state power more effective and stronger. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई एक नई आर्मी हो, नई नई चीज़ें हो, उससे यूरोप और आगे बढ़ेगा। 1815, representative of the European powers who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up settlement of Europe. तो अब जिन्होंने नेपोलियन को हराया था वो सब आपस में मिले और यहाँ पर एक वियना में मिले। कहाँ मिले? ये इसका भी सवाल आने वाला है। वियना में मिले और फिर आगे की बात हुई। तो कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो इसकी कहें कि होस्ट किसने किया था इस मीटिंग को? ड्यूक मेटरनिक साहब ने। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी या वियना की संधि, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरगोइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर। तो नेपोलियन वॉर में जो जो चीज़ हुई थी उस चेंजेस के हिसाब से आगे क्या करना है। द बर्बन डायनेस्टी, अब जो बर्बन डायनेस्टी है विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बर्बन डायनेस्टी है उसको हटा ही दिया गया था, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। अब वो पावर पे आ गई दोबारा। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो फ्रेंच के पास अब वो टेरिटरीज नहीं रही जो नेपोलियन के अंडर में उन्होंने कैप्चर की थी। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो फ्रांस जितना आगे बढ़ गया था उस तरीके से अलग अलग बाध्यताएं या फिर कहें बाउंड्री लगाई गई या तरीके अपनाए गए। क्लियर है? अब इसको पढ़ने के बाद आप इसको अगर सवालों को देखेंगे तो आपको बहुत फटाफट जवाब मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स अबाउट यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। तो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी ये क्या चाहती थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स इन स्टेट एंड सोसाइटी। वो चाहते थे कि जो पुरानी बिलीव्स है, ट्रेडिशनल बिलीव्स इन स्टेट एंड सोसाइटी वो रहे। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्लियर दिखाई देगा कि कंजर्वेटिव बिलीव्ड शुड बी प्रिजर्व। क्या प्रिजर्व करना चाहते थे? वो चाहते थे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ जो ट्रेडिशनल की बात ही आ गई तो यहीं से आप इसका उत्तर समझ सकते हैं। तो सारे सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ टू कन्वीन द वियना ऑफ कांग्रेस इन 1815 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो 1815 में जो वियना में ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, उसका मेन कारण क्या था? तो यहाँ जो हम देखेंगे कि टू रिस्टोर कंजर्वेटिव रेजिम इन यूरोप। यहाँ पर यूरोप में कंजर्वेटिव जो क्योंकि कंजर्वेटिव्स की ही बात हो रही है ना, यहाँ पे उन्हीं की बात से शुरुआत हुई है, तो उन्हीं की जो रेजिम है, उनका जो कहें कि शासन है, वो यूरोप में काबिज हो जाए। अगला पूछा गया व्हाट डिड कंजर्वेटिव्स फोकस ऑन एट द कांग्रेस ऑफ वियना। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कांग्रेस जो वियना की ट्रीटी हुई? तो इसका उत्तर है आपका ए, टू रीएस्टैब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। यहाँ पर भी हमने देखा कि वो बेसिकली ये चाहते थे कि जो भी चीज़ जो चल रही है, चाहे आप यहाँ पे देखिए एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्फडम, तो जो आगे की चीज़ है वो ये चाहते थे कि भाई जितनी जो लड़ाई झगड़ा हो चुका और यूरोप जो अनस्टेबल रहा उसको वो बराबर उस लेवल पे ले आए कि अब ये सब चीज़ें ना रहे।
अगली चीज़ पूछी गई है, हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वियना इंश्योर पीस इन यूरोप। तो किस तरीके से वो पीस इस्टेब्लिश कर सकते थे। अब इसमें उत्तर आएगा आपका ये सी वाला, लेइंग आउट अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन दी ग्रेट पावर्स इन यूरोप। तो यूरोप में जितनी भी पावर्स थी, ये यहाँ पर आप देखेंगे इसका उत्तर आ रहा है कि वे जितनी भी पावर्स थी वो बराबरी से डिवाइड की जाए, या फिर सब एक बैलेंस ऑफ पावर हो गया रहा था कि जिस तरीके से नेपोलियन के रिजीम में चीज़ें बन गई थी वो एकाधिकार होने जा रहा था, या फिर वो आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। तो उस चीज़ को समझ के इन्होंने कहा कि देखिए अगर अब बराबरी होगी, बैलेंस होगा, तब काम बनेगा। तो यहाँ पर सी इसका उत्तर आएगा। अब यहाँ पर आपका एक और टेक्स्ट है और उसके हिसाब से हम उत्तर देखेंगे। अब देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये 3 लेवल होते हैं। इसको समझना जरूरी है कि बहुत आगे भी क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मतलब जो भी एग्रीकल्चर से आती चीज़ें हैं डायरेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर किया आपने, या आप ये कहें कि जो खनिज निकाला आपने, ये सब प्राइमरी आता है, ये सब प्राइमरी है। सेकेंडरी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि उसका जो इनपुट आता है वो कहाँ से आता है, वो प्राइमरी से आता है। उसके अलावा इसको जो सपोर्ट करने के लिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ये सारे टर्शरी सेक्टर आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक तो एग्रीकल्चर को तो आगे बढ़ा ही रही है, साथ में ये जो डिपेंडेंस थी बस एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, उसको भी कम कर रही है, क्योंकि ये सेकेंडरी पे भी जॉब दे रही है, टर्शरी पे भी जॉब दे रही है। कौन? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। अब जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जब आदमी, अब ये देखिए कि जहाँ 5 आदमी काम करना है वहाँ पर 10-10 लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो बेरोजगारी वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी है और कई लोग बेरोजगार वैसे भी हैं। तो बेरोजगारी और पॉवर्टी को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। तो जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी या फिर कंबाइंड जॉइंट वेंचर होता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो, प्राइवेट प्लेयर्स भी हो, ये इस कारण से आया था। इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। जो ऐसे जनजातीय क्षेत्र है या जो पिछड़े क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो डिस्पैरिटी हो गई थी, भाई कहीं बहुत अच्छा जगह है, कहीं बहुत बुरी जगह है, कहीं डेवलपमेंट है, कहीं नहीं है। तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर एक्सपोर्ट करेंगे, जो सामान आप बनाएंगे वो बाहर जाएगा, तो आपको पैसे भी मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। कंट्री इज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। तो जो उनके पास होता है, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे किसी के पास कोको होता है, वो कोको का कॉफ़ी बना के जब वो बेचते हैं बाहर, तो फिर वो बहुत प्रॉस्परस हो जाते हैं, मतलब उनके पास पैसा आता है। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। तो यही तरीका इंडिया को भी अपनाना चाहिए। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज किस पे काम करेगी? अगर आपको मैंगो जूस बनाना है या फ्रूटी बनानी है या मैगी बनानी है, तो वो कहाँ से आएगी? वो तो एग्रीकल्चर से ही आएगी ना। इसलिए वो एक्सक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दे मूव हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। तो एग्रो इंडस्ट्रीज से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर को भी फायदा हुआ है। अब हम सवालों पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन, अब मैंने आपको बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सेकेंडरी होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये आपका किस में आया ये, इसका उत्तर क्या लिखना है? ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और एग्रीकल्चर क्या होता है? जहाँ देखिए प्राइमरी हर चीज़ कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से आती है, तो ये प्राइमरी हो गया। तो ये सेकेंडरी, प्राइमरी, ये डी इसका आंसर हो गया। अगले पे आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे इतने सारे लोग, जो 50 से 60% हमारे यहाँ लोग हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग जो आई है, इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। एग्रीकल्चर में कुछ जैसे 10 लोग हैं घर के, उसमें 5 लोग काम कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में, बाकी 5 बाहर से पैसे कमा सकते हैं। आइडेंटिफाई विच सेक्टर्स दी फॉलोइंग जॉब्स बिलोंग टू। तो कौन सा किसको बिलोंग करता है यहाँ पर देखिएगा, मैं एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहला गारमेंट प्रोडक्शन। तो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो तो हमेशा आपका मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो आप सीधा सेकेंडरी पे जोड़ दीजिए। अब आप देखिए कि जो बैंकिंग होती है, ना तो ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ना ही इसमें कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो बैंकिंग आपका ये टर्शरी या आपकी क्वार्टरनरी में आएगी। लेकिन अभी हम कंफ्यूज हैं कि इसको टर्शरी में डालें या क्वार्टरनरी में डालें, अभी हम रुकते हैं।
अगले पे आते हैं, ये बैंकिंग पे रुकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पर आएगा? बी। अब आप देखिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना तो प्राइमरी में ठीक से आ रहा है, ना टर्शरी में आ रहा है, ना सेकेंडरी में आ रहा है, क्योंकि टर्शरी जो होती है वो सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए होती है। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो भी आपका, जैसे आपकी मारुति बन रही है तो वहाँ पर एक बैंक भी होगा, वहाँ पर कैंटीन भी होगी, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी होगा। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकदम अलग विंग हो गई, तो इसको हम टर्शरी क्वार्टरनरी में डालेंगे। तो बी का 4 हमें यहाँ मिल रहा है। तो यहीं पे हमको समझ में आ गया कि आंसर बी ही है। लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग का समझ गया, बैंकिंग हम जोड़ सकते हैं। बैंकिंग हमारे पास क्लियर हो गई कि सी जो है वो 2 पे ही जाएगा, क्योंकि बैंकिंग जो है वो सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग को, इसलिए टर्शरी है। माइनिंग आ जाइए। माइनिंग का मतलब क्या होता है? खदान से चीज़ें निकालनी, यानी जो चीज़ खदान में है वो आप निकाल रहे हैं। ओके, जब हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो वो तो हम बेसिक जो भगवान ने दिया है, जो मदर अर्थ ने दिया है, वो सब, जैसे खेती भी तो मदर अर्थ की ज़मीन से ही पैदा होती है, तो माइनिंग भी यहीं पर आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको डालेंगे प्राइमरी में। केवल एग्रीकल्चर नहीं होता है ये, इसमें ये भी होता है। तो इसका बी आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर? कौन सा ऐसा है जो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए? एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजिंग का मतलब ये है कि पहले ज़माने में जो हल को बैल जोतता था या फिर और जानवर जोतते थे, अब वो सब ट्रैक्टर जोतते हैं, तो मॉडर्नाइज हुआ ना एग्रीकल्चर। तो कौन सा नहीं करता है? तो प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड लेबर फोर्स। अगर आप ऐसा लेबर फोर्स देंगे, मतलब ऐसे मजदूर देंगे जो अनस्किल्ड है, जिनके पास कोई वो ही नहीं है, जो केवल मेहनत का काम कर सकते हैं, लेकिन मेहनत के काम तो अब उसके लिए मशीनें आ गई हैं। तो आपको स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए, जो ट्रैक्टर चलाना जानता हो, जो मशीनें चलाना जानता हो, जो साइंटिफिकली चीज़ों को जानता हो, जो ट्रेंड हो। तो अनस्किल्ड देंगे तो फायदा नहीं होगा। In order to attract foreign manufacturing firms, a country needs to develop. अब अगर हमको बाहर का पैसा चाहिए तो कंट्री को क्या चाहिए? एक कंट्री जो होता है, जैसे उसके पास, और ये 2 कंट्री है, इसके पास वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो इसके पास होगी, और इसके पास जो होंगी वो इसके पास नहीं होगी। सबके अपने अपने रिसोर्सेज हैं, सबके पास अपने अपने संसाधन हैं, और एक संसाधन कहीं ज़्यादा है, एक संसाधन कहीं कम है। तो अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अगर आपने यहाँ पर बहुत अच्छा जैसे SEZ बना दिया, यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया, तो क्या होगा कि लोग बोलेंगे अरे यार यहाँ जाओ ना, बिजनेस करने में बड़ा आसानी है, यहाँ जाओ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, यहाँ जाओ चीप लेबर मिल जाते हैं, यहाँ जाओ यहाँ बहुत अच्छे IT प्रोफेशनल्स हैं। ये सारी चीज़ें जब मिलने लगेंगी तो लोग अपना बिजनेस अपने यहाँ ना करके दूसरे आपके यहाँ पर आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छा बना देते हैं तो फॉरेन वाले यहाँ पर आएंगे। देखिएगा IT सेक्टर जो हमारे यहाँ आया हैदराबाद में और बैंगलोर में, इतना कैसे बढ़ गया? क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे पास बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, और उनको पैसा भी कम देना पड़ता है जो फॉरेन कंट्री से जो कंपनीज आती हैं। इसीलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ाई, तो इसलिए हम लोग IT के एक हब बन चुके हैं। अब इसको पढ़ेंगे और यहीं से उत्तर निकलेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सारे उत्तर यहीं से निकलेंगे। ठीक है, अब आप जो पिछले हमने डिस्कशन किया उसे समझ गए होंगे। तो इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। मेन चीज़ है डेमोक्रेसी में हमारे लोगों का, सिटीजन्स का रोल होगा। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making and affects them all. तो decision making में इन लोगों का रोल होगा, लोगों का, citizens का। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens. यानी कि अगर हमने किसी को चूज किया है वो हमारे लिए अकाउंटेबल हो, यानी हमको जवाब दे, एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। अगर सिटीजन जो है वो अगर कोई बिल नहीं चाहता, जैसे फार्मर्स के जो बिल आए थे या CAA आया था या जो भी बिल्स आए थे, वो अगर नहीं चाहते सिटीजन, तो उसके लिए सरकार सुने। ये नहीं कह रहा हूँ सरकार वापस ले ले, सरकार उस पर अपना राय शुमारी करे, बस उन पर थोप ना दे। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि डेमोक्रेसी इतनी अच्छी गवर्नमेंट नहीं देती है। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट द नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स आर वेरी क्विक एंड एफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, वेयर एज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड निगोशिएशन। तो आप देखिए चाइना में जब कोविड आया तो चाइना ने ही शुरू किया वैसे तो, 10 दिन के अंदर उन्होंने अस्पताल बना लिए। अगर हम डेमोक्रेसी में होंगे तो कहाँ बना पाएंगे? उसमें डिसीजन मेकिंग होगी, आपस में डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा, यानी कि आपस में डेलिब्रेशन मतलब सबकी राय शुमारी होगी, और आपस में किसी को ये चाहिए किसी को ये नहीं चाहिए, तो निगोशिएशन होगा, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन चाइना में भी कहते तो हैं वो कि भाई डेमोक्रेसी है, लेकिन उस तरीके का हिसाब किताब नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ फास्ट काम हो जाता है। सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, कुछ ना कुछ डिले होगा क्योंकि अलग अलग पार्टी की चीज़ें सुननी पड़ेगी, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर इट डिसीजन मे बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन
टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी में हुआ, हर आदमी की बात सुनी गई है, तो जो भी डिसीजन सरकार ले रही है सबकी बात सुन के सबको एक्सेप्टेबल होगा। Moreover, when citizens want to know if a decision was taken through the correct procedure, they can find this out. अगर डिसीजन ठीक तरीके से हुआ है तो ये भी लोग जान जाएंगे। दे हैव द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब उनके पास आरटीआई वगैरह व्यवस्था होगी कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ है तो सरकार से सवाल भी पूछ सकती है, वो जान सकती है सरकार आपने कैसे किया। तो दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। सरकार जो भी करेगी वो एकदम सिटीजन के सामने होगा। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो जिसमें जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लोगों को नहीं पता होता कि सरकार क्या कर रही है और सरकार आंसरेबल भी नहीं होती है। तो देयर इज अनदर एस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर दैन इट्स ऑल्टरनेटिव। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से अच्छी होती ही होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, क्योंकि इसको लोगों ने ही चुना है। इट में भी स्लो, लेस एफिशिएंट, मतलब ढीली होती है, थोड़ा धीरे धीरे काम होता है, लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, हाँ, कभी कभी क्लीन भी नहीं होती है। ऐसा कई जगह देखा गया है जहाँ डेमोक्रेसी में बहुत सारा करप्शन देखा गया है। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल ओन गवर्नमेंट। बस लोग ये खुश हो सकते हैं कि हमने गवर्नमेंट को चुना है। अब सवाल जवाब लेते हैं। चलिए, पहली चीज़ है पीपल्स राइट टू चूज देयर ओन रूलर इज कॉल्ड एज दी। देखिए, इसमें आता है राइट टू वोट। इसमें क्योंकि लोगों ने वोट किया है, ये आंसर है क्योंकि लोगों ने वोट किया है तभी तो रूलर उन्होंने चुने हैं। तो राइट टू चूज इसको कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज, जो हमारे यहाँ भी है, काफ़ी देशों में आपको डेमोक्रेसी मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प इन प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी? तो आप देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको बताया था कि आरटीआई एक्ट जो है कांग्रेस सरकार में बना था 2005 में, ये बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग चीज़ें बनी थी। इसमें यह है कि सरकार के किसी भी काम, सरकार के किसी भी संस्थान के, सरकार के किसी भी एक तरीके को आप पूछ सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, बता सकते हो, कि जानने की कोशिश कर सकते हो कि बताइए साहब आपने ये किया, क्यों किया, कैसे किया, हमें जानकारी दीजिए। और सरकार या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाउंड है कि आपको जवाब देंगे। अगला है डैश मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। कौन सी ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाती है? तो पहली चीज़ ये है कि भाई अगर आप यहाँ पर उत्तर देने लगे कि इनमें से वैसे भी नहीं बन रहा है, एक ही बन रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। गवर्नमेंट लेजिटिमेट कब होगी? आपने वोट दिया मान लीजिए बीजेपी को और वो चला गया कांग्रेस को, और बीजेपी को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस जीत रही है, तो ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ ना। या फिर उल्टा, आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या कोई भी पार्टी कोई भी आदमी किसी को वोट दे रहा है, हमेशा बीजेपी जीतती चली जा रही है, तो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ वो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट की परिभाषा है। डिसीजन इन डेमोक्रेसी आर मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज, अब डेमोक्रेसी में डिसीजन सबको कैसे, जो भी डिस्कशन हो रहे हैं, जो भी रूल रेगुलेशन बन रहे हैं, वो सबको कैसे एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, सब कैसे मान लेते हैं उसको। उसका आंसर ये है टेकन आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। यानी पहले क्या होगा कि पहले एक बिल बनेगा, यानी कि एक मंत्री होगा, वो क्या करेगा कि लोगों की बात, जैसे मान लीजिए कोई किसान संगठन है या कोई और संगठन है, वो अपनी बात रखेंगे कि हमें ये चाहिए, तो ये बिल जो है वो पहले इसका ड्राफ्ट किया जाएगा। ये ड्राफ्ट जो है वो पहले मतलब इन्हीं लोगों की डिस्कशन से होगा, ये जाएगा एक स्टैंडिंग कमेटी के पास, वो पास होगा, फिर वो जाके किसके पास जाएगा, वो फिर जाके आपके पार्लियामेंट में पेश होगा। यानी एक बाकायदा प्रोसीजर होगा। अब जैसे अभी जो किसान बिल का चल रहा है, तो किसान ये कह रहे हैं कि हमने मांगा कब था, आपने जो हमको बिल दे दिया, तभी इतना ज़्यादा आंदोलन चल रहा है। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए डेमोक्रेसी में ड्यू प्रोसेस अगर फॉलो हो तो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Ford Motors, an American company, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world. Ford Motor पहले आपको याद रखना है, अमेरिकन कंपनी है, 26 कंट्रीज में इसका काम है। Ford Motors came in India in 1995 and spent 1700 crores to set up large plant near Chennai. Ford Motor 1995 में आई, चेन्नई में उन्होंने पहला प्लांट लगाया 1700 करोड़ में। दिस वॉज डन इन कोलैबोरेशन विद महिंद्रा। तो वहाँ पर क्योंकि बाहर की कंपनी थी, यहाँ की एक लोकल कंपनी जो है महिंद्रा, उनके साथ उन्होंने पैक किया, और उसके बाद जो वहाँ जीप और ट्रक बनाया करती थी। 2004 तक आते आते बाय द ईयर 2004 फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग 27,000 कार्स इन द इंडियन मार्केट, while 24,000 was exported from India to South Africa, Mexico, Brazil. 27,000 इंडिया के लिए बन जाती थी, 24,000 जो है वो बाहर भेजते थे, अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राज़ील। The company wanted to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. कंपनी चाहती थी कि Ford India जो कंपोनेंट है, आप गाड़ी बना दी, गाड़ी में तो बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, कंपोनेंट हमारे बन जाए ताकि हम इसको बाहर दूसरे देशों में भी
हम एक्सपोर्ट कर सकें। अब सवाल सुनिए, सवाल है MCQs को, इसमें आपको चूज करना है। द पैसेज गिवन अबाउ रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, कौन सी चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए, बाहर की कंपनी आई तो फॉरेन कोलैबोरेशन भी हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, मतलब ये दोनों ही उत्तर हो सकते हैं। लेकिन इसका उत्तर जो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है वो आपको क्लियर बता रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कोलैबोरेशन तो इन्होंने बाद में बताया। देखिए फॉरेन कोलैबोरेशन क्या हुआ, फोर्ड पहले आई, फोर्ड मोटर्स, फोर्ड आई हमारे यहाँ, और उसके बाद उसने यहाँ पैसा लगाया। जब पैसा लगाएगी तभी तो यहाँ पर चेन्नई में उन्होंने अपना ये शुरू किया। उसके बाद इन्होंने कोलैबोरेशन किया महिंद्रा से। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले आया, फिर उसके बाद फॉरेन कोलैबोरेशन की बात हुई, तो बी उत्तर सही करेंगे। अगर इत्तेफाक से ये इन्होंने पहले ही ये लाइन दे दी होती ना कोलैबोरेशन वाली महिंद्रा, तो आप ये फॉरेन कोलैबोरेशन को सही करते। आप समझ में आ रहा है आपको, कोलैबोरेशन की बात ज़्यादा निकल के आ रही है, लेकिन कोलैबोरेशन सही आंसर नहीं है इसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सही आंसर है, क्योंकि पहले इन्होंने एक बात की इस टॉपिक में, इस डिस्कशन में, इन्वेस्टमेंट की। According to the given passage, Ford Motors can be termed as multinational company based on which of the following options? अब आप देखें, ये पहली चीज़ तो ये है कि ये 26 कंट्रीज़ में इनका सेटअप था। दूसरा ये है कि जो बनाते थे उसमें ये 24,000 इंडिया में, ये 27,000 इंडिया के लिए बनाते थे, 24,000 बेच देते थे बाहर अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंट्रीज़ में। दूसरा ये है कि जो कंपोनेंट बना रहे हैं वो भी बाहर भेज रहे हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है, इससे आंसर ये है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वेंचर्स अक्रॉस ग्लोब, यानी कि इनकी बाहर भी कंपनियां हैं और वहां बाहर भी इनके सेटअप है, वहां पर भी ये चीजें भेजते हैं। बाय सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन प्लांट्स इन इंडिया, फोर्ड मोटर्स वांटेड टू, इंडिया में ये क्यों आए, क्या चाहते थे ये? उत्तर ये है कि टैप द बेनिफिट्स ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन इन लार्ज मार्केट। इंडिया में अगर मैं अभी की, आप ये अंदाजा लगा लीजिए, 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है। 135 करोड़ जनसंख्या, हम लोग मान लीजिए 140 करोड़ जनसंख्या चाइना की है, चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पे हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आप कुछ भी आके बेचेंगे आप प्रॉफिट में रहेंगे। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ इतने सारे लोग हैं और ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि हमारी जो चाइना की जनसंख्या बूढ़ी जनसंख्या है, एवरेज जो है 50-60 साल के ऊपर है। हमारा जो एवरेज है वो 30 और 35 इस तरीके का है, यानी हमारे यहाँ यंग जनसंख्या है, मोस्टली यंग लोग हैं। तो जो लोग यहाँ पर कंपनी डालेंगे उनको यंग लोग काम करने के लिए मिल जाएंगे और इतने सारे लोग मिलेंगे कि ये चीज़ें बेच भी सकते हैं, इसीलिए उत्तर है सी। फोर्ड मोटर्स विश टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब इज एविडेंस ऑफ। अब ये चाहते हैं कि भाई कंपोनेंट भी बाहर भेजे जाएं या बना के भेजे जाएं या बाहर कंपोनेंट बनाए जाए, दोनों ही तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब इनके पास जैसे बताया कि इस टेक्स्ट में कि 26 अलग अलग जगह पे इनके सेटअप थे, तो 26 अलग अलग जगह पे जब इनके सेटअप है तो यहाँ पर भी चीज़ें बन सकती है, यहाँ से यहाँ जा सकती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अमेरिका, US में बताता हूँ, ठीक। अब इसके पास है मैक्सिको, इसके नीचे ही है मैक्सिको, तो क्या इंडिया में बना के भेजना सही रहेगा या मैक्सिको में बना के भेजना सही रहेगा? तो जो पार्ट मैक्सिको में बनेंगे वो US में ज़्यादा कम लागत से पहुंच जाएंगे। मैक्सिको भी एक गरीब या कहें कि मॉडरेट कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री तो नहीं है। तो इस तरीके से जो इंटरलिंकिंग है प्रोडक्शन का अलग अलग कंट्रीज में जहां पर बनेगा और बेचा जाएगा, वो ये करना चाहते हैं, वो इसका उत्तर है। ओके, अब हमारे पास जो सवाल है वो 5 मार्क्स के हैं, तो ये 120 तकरीबन हम शब्द इसमें यूज करेंगे और फिर इसका उत्तर देंगे, लेकिन हम ये करने वाले हैं अगली बार। ओके, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।